हेलो बच्चों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे यहाँ कक्षा 10 में जो आपका साइंस विषय है, साइंस जो कि आपकी 3 पार्ट में रहेगी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें से जो आपका फिजिक्स सेक्शन है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपका पहला चैप्टर है, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। इससे पहले आपको बता दें कि रसायन विज्ञान का जो आपका सिलेबस है वो पूरा खत्म किया जा चुका है, पूरा पढ़ाया जा चुका है आपके नए सेशन 2026-27 के लिए, क्योंकि हाई स्कूल का जो इंटर का रिजल्ट है वो आ चुका है। और रिजल्ट के बाद जो भी बच्चे इस चैनल से तैयारी करेंगे उनको निश्चित ही पूरा सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। वीडियो आप समय पर देखते रहें और नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। और ये नोट्स आपके लिए पर्याप्त हैं। ये पढ़ने के बाद आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो केमिस्ट्री आप रसायन विज्ञान देख सकते हैं जाके चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के, जो कि शुरू से लेकर आखिरी तक आपके चारों चैप्टर विधिवत रूप से पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है? और जो बच्चे 11th और 9th और 12th तीनों क्लासेस में हैं, उनके लिए भी वीडियोस समय समय पर अपलोड किए जा रहे हैं। उनको भी आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है भैया? तो हम आज बात करेंगे यहाँ जो आपका पहला चैप्टर है, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। इसका आपका एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने प्रकाश के बारे में बात करी थी, और आज ये इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो होगा। 1 और 2 वीडियो आ चुके हैं। और थोड़ा सा रिकैप करते हैं, पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। सबसे पहले पढ़ा था प्रकाश क्या है, फिर प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद परावर्तन के नियम, और उसके बाद प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। देन इसके बाद हमने जाना था कि दर्पण से संबंधित जो भी परिभाषाएं होती हैं वो क्या होती हैं। गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था। गोलीय दर्पण जानते हैं आप, जैसा कि गोलीय दर्पण में 2 प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, एक अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। 2 ही प्रकार से दर्पण बनते हैं। और तीसरा दर्पण जो होता है वो आपका होता है समतल दर्पण, जो दोनों का मिक्सचर होता है। अब गोलीय दर्पण, जैसे कि हम बात कर रहे थे अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण ही मेन है यहाँ पर। उत्तल दर्पण भी आपको पढ़ना है, ठीक है? अवतल दर्पण में थोड़ा समझते हैं ताकि आप क्लास को रिवाइव कर सके। इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो ये होता था एक दर्पण, और ये जो दर्पण है इसका नाम हम लोगों ने दिया था अवतल दर्पण। क्या नाम दिया था? अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, ठीक है? तो दर्पण में क्या था, एक दर्पण क्या होता है, खोखला गोला होता है, ठीक है? जैसे कि कांच का खोखला गोला हुआ, उसको बीच से आधा काट दिया या आधे से कुछ कम काट दिया, ठीक, इतना काट दिया, और बाकी हिस्सा हटा दिया। और क्या किया, उसके पीछे हमने पेंट लगा दी, लेड ऑक्साइड की कालिख पोत दी, लाल कलर की होती है, तो उसको लगा दिया। तो क्या हुआ कि ये पारदर्शी नहीं बचा। अब इसमें अगर हम अपनी छवि देखते हैं तो हमें ये दिखाई पड़ती है। अब देखना, ये इस तरह से मुड़ा हुआ है तो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति इसमें छोटा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी चीजों को छोटा करता है। इसके अपोजिट में जो दूसरा आपका दर्पण होता है, जिसे उत्तल दर्पण कहते हैं, वो जस्ट इसका उल्टा होता है। उसमें पेंट इस तरफ होती है, और इस तरफ वाला जो हिस्सा होता है, दाएं तरफ का हिस्सा, उसमें हम प्रतिबिंब देखते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब उसी में देखा जाता है। तो ये क्या करता है, जो आपका उत्तल दर्पण है जिसमें इस तरफ खुला हुआ हिस्सा होगा, वो वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। वो उत्तल दर्पण का कार्य है, और ये अवतल दर्पण का कार्य है, वस्तुओं को छोटा करना। इसके उपयोग के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्चुअल चीजें देखते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका एक दर्पण, गोलीय दर्पण है, और इसका नाम है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हमने नाम दिया M1, नीचे वाले को नाम दिया M2। अब ये जो अवतल दर्पण है, इसका मध्य भाग, किसी भी गोलीय दर्पण का जो मध्य भाग है उसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। जो इसको 2 भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में जो बांटता है वही क्या कहलाता है, ध्रुव, ठीक है? किसी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, और इसको P से लिखते हैं। इसके पश्चात ये जो है केंद्र, अगर ये गोला था पूरा तो इसका एक सेंटर भी होगा, ठीक है? जैसे कि वृत्त होता है उसका केंद्र होता है, तो इसका भी एक केंद्र होता है। तो इसको केंद्र ना कह के हमने इसका नाम दिया वक्रता केंद्र, ठीक है? तो ये गोले का केंद्र है जिसे वक्रता केंद्र कहेंगे। और जो ये F है, ये इसकी फोकस दूरी है, ठीक है? F यानी कि फोकस या मुख्य फोकस कहेंगे इसको। और P से लेकर, P क्या है, ध्रुव, और F क्या है, मुख्य फोकस। P से लेकर F तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। और C से लेकर के P तक ये पूरी दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी भैया जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह संबंध भी आपको बताया गया था, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F = R/2 या R =
2f। ठीक है, ये याद रखेंगे आप क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। ठीक है, अवतल दर्पण में भी यही होता है और उत्तल दर्पण में भी यही होता है। f इज इक्वल टू r/2 या r इज इक्वल टू 2f। ठीक है, जैसे कि अगर फोकस दूरी आपको दी जाए 10 सेंटीमीटर तो आपसे पूछा जाएगा कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो तुरंत फार्मूला लगाएंगे, r इज इक्वल टू 2f और f कितना है 10, तो 2 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल्स में काम आएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी इनसे संबंधित फॉर्मूला होता है, जिसे हम आगे देखेंगे और उससे संबंधित सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ बात करेंगे चैप्टर में आगे परिभाषाओं के बाद आपका नंबर आता है कि प्रतिबिंबों का बनना, कि जो गोलीय दर्पण है यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसमें प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं इसकी बात करेंगे। अब गोलीय दर्पण दो हैं, अवतल और उत्तल, तो इसमें दोनों से अलग अलग प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया है, लेकिन कुछ कॉमन नियम है वो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें हेडिंग डालेंगे, लगाइए हेडिंग, लिखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इसमें 3 नियम होंगे जो बिल्कुल कॉमन है और वही नियम आगे काम आएंगे। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो इसमें हम अवतल दर्पण के लिए दिखा रहे हैं, उत्तल दर्पण के लिए भी यही होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गया p, ये हो गया c, ये हो गया f। ठीक है, तो नंबर 1 प्रतिबिंब के बनने में नंबर 1 में पहला पॉइंट लिखेंगे आप, पहले लिख लीजिए फिर समझते हैं क्या है। लिखेंगे दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यानी कि अगर यह अवतल दर्पण है, अगर यहाँ कोई वस्तु रखी है और वो ये जो लाइन है इसको मुख्य अक्ष कहेंगे, इसके समानांतर यानी बिल्कुल इसी की तरह अगर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात ये इस तरह से f से होकर चली जाएगी। ये आपका पहला नियम है। ठीक है, चित्र बाद में बनाएंगे, दूसरा नियम साथ में लिखते हैं, नंबर 2 में लिखेंगे दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, पहली किरण क्या है समांतर आती है और दूसरी किरण अगर यव से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। ठीक है, नंबर 3 थर्ड नंबर में लिखेंगे दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से परावर्तित हो जाती है। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से परावर्तित हो जाती है, या कहें उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो पहले नंबर 1 का चित्र बनाएंगे। ये कोई वस्तु रखी है यहाँ पर और यहाँ से आई और परावर्तन के पश्चात इस तरह से f से होकर जाती है। ठीक, ये आपका f पॉइंट है, ये बना लेंगे चित्र। ठीक है भैया, अगर कोई किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, यहाँ कोई वस्तु रखी है, मान लीजिए कोई जैसे आदमी खड़ा होता है, इसमें अगर समझ नहीं पा रहे हो, ये कोई व्यक्ति है और ये अगर यहाँ पर खड़ा होता है, ठीक है, तो ये शीशा है एक तरह से, ये कवर करता है एक किरण यहाँ से और दूसरी किरण यहाँ से, यानी कि पहली किरण बिल्कुल उसके हेड से और दूसरी किरण उसके टेल से। ठीक, तो उसी तरह यहाँ कोई वस्तु है तो पहली किरण यहाँ से और दूसरी यहाँ से। ठीक है, तो अभी हम एक एक किरण देख रहे हैं। तो पहली किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन आपने पढ़ा है, परावर्तन किसे कहते हैं, किसी चिकने सतह से टकराकर किरण जब वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो परावर्तन हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये चिकना पृष्ठ था, दर्पण है, चिकना होगा, तो यहाँ से किरण क्या हुआ कि मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ये आपका पहला नियम कहता है। ठीक है,
इसको याद रखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इस चित्र को बना लेंगे। इसके बाद जस्ट दूसरा चित्र बनाएंगे। दूसरे चित्र में क्या कहा गया है, नंबर 2 में ये P, M1, M2, ये C और ये दूसरे में कहा गया है मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण। अगर मुख्य फोकस से कोई किरण जाती है इस तरह से, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कि अगर कोई किरण हम फोकस से गुजारते हैं और वो परावर्तित होती है, और परावर्तन के पश्चात क्या होगा, ये जो लाइन है C से और F से जो लाइन होकर जाती है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ से अगर किरण जाती है तो ये मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। F से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये आपका हो गया नियम नंबर 2। ठीक, अब इसी तरह से नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 3 का चित्र बनाएंगे। नियम नंबर 3 कहता है कि वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली किरण वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है जिस दिशा से आई थी। यानी कि अगर हम कोई प्रकाश की किरण C से डालते हैं दर्पण पर, तो वो वापस जैसी आई थी वैसी ही लौट जाएगी। जिस तरह वापस आई थी, जिस तरह से ऊपर से डाली गई थी, उसी तरह वापस लौट जाएगी। ये आपका हो जाता है नियम नंबर 3। ठीक है, तो नियम नंबर 3 आपका क्या कहता है कि वक्रता केंद्र C से होकर गुजरने वाली किरण वापस उसी मार्ग में परावर्तित हो जाती है। तो ये आपके 3 नियम हो गए। ये बिल्कुल अपने पल्लू बांध लीजिए, बहुत कायदे से नियम तीनों रट लीजिए, याद कर लीजिए, चित्र के द्वारा अच्छे से समझ जाएंगे। पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा क्या था, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम क्या था, वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली किरण वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। तो ये आपके की पॉइंट हो गए, ये 3 नियम। अब यही तीनों नियम आगे पूरे चैप्टर में आपके काम आएंगे। इनफैक्ट कि जो आपका लेंस है, दर्पण अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद अवतल लेंस उत्तल लेंस भी आएगा, तो उसमें भी आपको यही नियम फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ हमने बात कर ली कि प्रतिबिंबों का बनना, किसमें, गोली दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना, यानी ये 3 मेन नियम होते हैं जिनसे कि बनते हैं। अब हम आगे देखेंगे, गोली दर्पण था ये, अब अगली हेडिंग लगाएंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल नहीं, सॉरी, अवतल। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अवतल पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों के बनने की कुल जो है वो 6 स्थितियां होती हैं। टोटल जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो 6 तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो 6 बना लेंगे यहाँ पहले, 2-2 करके बनाते हैं। 2 यहाँ चित्र जो है आप बनाएंगे, लेकिन जब लिखाया जाएगा तब। ठीक है, ये P, M1, M2, ये C, इधर भी C, F, P, M1, M2, M2, M1, P, ये F, ये C और ये F, ये C, P और M2, M1। ठीक, तो इसमें देखो P क्या है, मुख्य फोकस। P क्या है, P ये है, ध्रुव कहते हैं इसको। F को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, याद रखना। और C को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो हम यहाँ देख रहे हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, जो कि 6 स्थितियां होती हैं। ठीक है, इनमें से एक एक इसमें से बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर 1, पहले में नंबर 1 में लिखेंगे, एक एक लाइन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसमें क्या होगा कि 6 स्थितियां किस तरह से बनती हैं पहले समझ लो, फिर लिखते हैं। ठीक है, देखो 6 स्थितियां कब होंगी, जब ये तो मुख्य 6 गोला यहाँ से खत्म हो गया होगा, गोले के जब दूर चले जाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत। यानी कि जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, यानी अनंत दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु अनंत दूरी पर है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये देखेंगे। और दूसरी बार में जो प्रतिबिंब है अनंत और ये C के बीच में आ जाएगा गोले के अंदर, तीसरी बार में C पर ही आ जाएगा, 3 हो गए। और चौथी बार में C और F के बीच में आ जाएगा, और 5वीं बार में F पर ही आ जाएगा, और 6वीं बार में F और P के बीच में आ जाएगा। तो ये आपकी 6 स्थितियां होती हैं। पहली बार में कहाँ रहेगा, ठीक है, समझना। पहली बार में कहा, अनंत पर। दूसरी बार में अनंत और C के बीच में। तीसरी बार C पर, और चौथी बार
सी और एफ के बीच में, और 5वीं बार एफ पर, और 6ठी बार एफ और पी के बीच में। तो ये 6 प्रकार की आपकी स्थितियां होती हैं। अब छइयों जो स्थिति है इसमें प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, इसमें क्या लिखा जाता है। देखो, प्रतिबिंब बनने के लिए हमने इससे पहले पढ़ा था कि प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब क्या होता है कि जब परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें जिस जगह पर मिलती हैं वही क्या होता है, उसका प्रतिबिंब होता है। अब दर्पण में क्या है कि ये अवतल दर्पण है, इसमें अगर प्रतिबिंब सामने की तरफ बनता है यानी शीशा में दिखता हुआ बनता है तो हमेशा वो बनता है कैसा, वास्तविक। कैसा, वास्तविक। अगर दर्पण में हमें प्रतिबिंब दिख नहीं रहा है तो प्रतिबिंब, इसका मतलब वो आभासी बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तभी पढ़ाया गया था आपको, क्या पढ़ाया गया था कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, वही यहाँ पर पॉइंट चलेगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, अब वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, ये किस तरह से बनेगा, ये डिपेंड करता है वस्तु की स्थिति पर। अगर वस्तु अनंत पर रखी है, मान लो कि शीशा के सामने खड़े हो ना, शीशा के सामने जब खड़े होगे तो जब दर्पण के सामने खड़े होगे, शीशा के सामने खड़े होगे, तो शीशा के सामने खड़े होकर देखने पर वस्तु अगर वहां रखी है तो उसका प्रतिबिंब बिल्कुल छोटा सा बनेगा, वो भी दर्पण में। अब ये जो दर्पण है अवतल दर्पण है, तो ये छोटा बनाता है वस्तु को, तो ये प्रतिबिंब को भी छोटा बना देगा। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 जो आप पॉइंट लिखेंगे वो क्या हो जाता है, लिखिए कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर, तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर वस्तु से अत्यंत छोटा, वस्तु से अत्यंत छोटा वास्तविक व उल्टा बनता है। वस्तु से अत्यंत छोटा वास्तविक व उल्टा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। ये पहली स्थिति हो जाती है। वास्तविक व उल्टा हमेशा बनेगा इसमें 5 नंबर तक। अवतल दर्पण की जो 5 स्थितियां होती हैं, जब तक वस्तु F तक आएगी तब तक प्रतिबिंब हमेशा, आपको याद रखना है, वास्तविक व उल्टा बनेगा। कब तक, जब तक वस्तु F तक नहीं आ जाती। F के बाद जब भी वस्तु F और P के बीच में बनेगी तो बहुत पास में हो जाएगी। जब दर्पण के बहुत पास में हो जाएगी तो इसका प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर या वस्तु से बड़ा बनने लगता है। ठीक है, तो यहाँ ये बात आप याद रखेंगे कि F तक वस्तु आने से पहले जितनी बार इधर रखी जाएगी उतनी बार जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो हमेशा वास्तविक व उल्टा बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। अनंत से चलने वाली किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात, पहला नियम याद करिए कि कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो मुख्य फोकस से होकर चली गई, ये मुख्य फोकस रहा इसका। ठीक है, ये यहाँ से होकर चली गई और ये वाली यहाँ से होकर चली गई, यानी कि ये जो आपकी ये वाली किरण है ये आई इधर से और ये चली गई, और जो ऊपर वाली किरण है वो परावर्तन के पश्चात ये आई और ये निकल गई। दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं उस वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। दोनों किरणें भैया एफ पर काटती हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर। और वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब वस्तु से अत्यंत छोटा, बिल्कुल बिंदु के बराबर, बिल्कुल पिद्दी सा प्रतिबिंब इसका बनेगा। और कहाँ बनेगा, एफ पर, वास्तविक व उल्टा बनेगा। ये पहली स्थिति हो जाती है। अब दूसरी स्थिति नंबर 2, चित्र बना लेंगे। इसमें जो पॉइंट लिखा है नंबर 1, इसमें चित्र बना लेंगे क्योंकि फिगर भी बनाने के लिए पूछता है आपसे। तो ये चित्र बना लीजिए और उसके बाद नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 में लिखिए, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो, जब वस्तु अनंत और सी के, सी क्या है, वक्रता केंद्र। जब वस्तु अनंत व सी के बीच में हो तब वस्तु का प्रतिबिंब, तब वस्तु का प्रतिबिंब सी व एफ के बीच, तब वस्तु का प्रतिबिंब सी व एफ के बीच वस्तु से छोटा, वास्तविक व उल्टा बनता है। वस्तु से छोटा, वास्तविक व उल्टा बनता है। अब अनंत से वस्तु कहाँ आ गई है, सी और अनंत के बीच में, तो यहाँ दिखाई जाएगी वस्तु। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, थोड़ा सा बड़ा कर लो दर्पण को, और दर्पण के समांतर भाई क्या लिखा है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच बनता है। और वस्तु से छोटा तो बनेगा ही क्योंकि अब दूर है वस्तु, पास ला रहे हैं धीरे धीरे, तो प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाएगा। अनंत पर जब रखी होगी तो बिंदु साइड बनेगा, वो भी एफ पर, और जब अनंत और सी के बीच में आएगी तो सी और एफ के बीच प्रतिबिंब भी थोड़ा सा पीछे खिसकेगा। तो समांतर चलने वाली किरण एफ से होकर जाती है और दूसरी किरण को हम वक्रता केंद्र सी से गुजारेंगे। तो वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली किरण वापस सी से होकर
चली जाती है और दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात, ये वस्तु है, वस्तु की लंबाई को ओ ओ डैश मान लेते हैं, ये प्रतिबिंब है, इसकी लंबाई को आई आई डैश मान लेते हैं। तो ये हो गया प्रतिबिंब और ये हो गई वस्तु, और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी और एफ के बीच में। दूसरे नंबर का जो चित्र है वो ये हो जाएगा कि वस्तु का, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत और सी के बीच में हो, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में बनता है। ये नंबर 2 की बात हो गई। अब नंबर 3 में लिखेंगे, चित्र बना लीजिए और उसके बाद नंबर 3 में लिखिए, जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, सी पर आ जाए, यानी वक्रता केंद्र पर ही आ जाए। अब देखो, जब इधर से पास बढ़ रहे थे तो प्रतिबिंब इधर आ रहा था, तो अब सी पर आ गए तो प्रतिबिंब थोड़ा और इधर आएगा, सी पर ही बन जाएगा। तो जो कोई वस्तु सी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है। सी क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक है, लिखेंगे इसमें कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा सी पर ही बनता है, वास्तविक व उल्टा सी पर ही बनता है, वास्तविक व उल्टा सी पर ही बनता है। ठीक, तीसरे नंबर का चित्र यहां बना लेते हैं। क्या करेंगे, वस्तु कहाँ रखी है, सी पर रखी है, तो कोई वस्तु सी पर रख दी, पहली किरण गई परावर्तन के पश्चात एफ से होकर चली गई, ठीक है, और दूसरी किरण गई एफ से होकर और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक, थोड़ी सी और तिरछी बनाओ इसको, ताकि इसका जो प्रतिबिंब है वो कुछ इस तरह से बन पाए यहाँ। ठीक है, ये पटरी रख के चित्र बनाओगे तो बढ़िया बनेंगे। ये जहाँ पर दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात, जहाँ पर दोनों किरणें मिलती हैं, वही क्या होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ये इसका चित्र हो जाएगा कि वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र सी पर, तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। इसमें हम 2 किरण चलाते हैं, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, नियम नंबर 1 कहता था। दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये मुख्य फोकस से होकर गई, परावर्तन हुआ और तो मुख्य अक्ष की कैसी हो गई, बिल्कुल समांतर हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा नंबर। अब हम बढ़ते हैं चौथे नंबर की तरफ। इसमें वस्तु को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और सी और एफ के बीच में ले जाएंगे। लिखेंगे नंबर 4 में कि जब वस्तु सी व एफ के बीच में हो, सी और एफ समझ रहे हो ना, सी क्या है, वक्रता केंद्र, और एफ क्या है, मुख्य फोकस। जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तब उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत व सी के बीच, अनंत व सी के बीच वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा वास्तविक व उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा वास्तविक व उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा वास्तविक व उल्टा बनता है। अब वस्तु को कहाँ ले जा रहे हैं, सी और एफ के बीच, सी पर थी, अब सी से थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पहली किरण तो वही जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात एफ से होकर चली गई। ठीक है, अब दूसरी किरण कहाँ से होकर जाएगी, इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ, क्योंकि दूसरी किरण हमें सी से गुजारनी है, तो सी रहा ये। ठीक है, तो सी ये हो गया, सी को थोड़ा पीछे बना लो, तो ये किरण चली जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण ये जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये यहाँ कहीं बनेगी जाके, कॉपी में बढ़ा देना, मिला देना इनको, तो जिस जगह पर ये मिलेंगी जाके वहीं पर क्या हो जाएगा, इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये वस्तु है ओ ओ डैश, पहली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गई, दूसरी किरण परावर्तन के पश्चात सी से होकर गई, और ये दोनों कहाँ मिल गई जाके भैया, अनंत पर जाके मिल गई, तो ये आपका हो जाता है प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, पहली बार प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, सी पर, तो सी से जब पीछे जाएंगे तो एक स्थिति आती है अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच में। और जब हम एफ पर चले जाएंगे, यानी वस्तु को एफ पर रख देंगे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पे बन जाएगा, और वहां कहीं किरणें मिलाते हुए नहीं दिखाना है। जब तक किरणें मिलती हैं तब तक प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और जब नहीं मिलती है तो फिर आभासी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा नंबर 4। नंबर 4 का भी चित्र बना लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका नंबर 5th नंबर में अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, एफ पर हम रखेंगे। ठीक है, चित्र बना लीजिए और नंबर 5 डाल लीजिए।
नंबर 5 डाल करके लिखेंगे जब वस्तु मुख्य फोकस F पर रखी हो, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा वास्तविक व उल्टा बनता है। वस्तु से बहुत बड़ा वास्तविक व उल्टा बनता है। यानी इस बार हमने वस्तु को कहाँ रख दिया, सीधे F पर रख दिया। तो जब वस्तु को भैया F पर रखेंगे, F ये हो गया हमारा मुख्य फोकस पर ही जब वस्तु को रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब, ये वस्तु रखी है, ठीक है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस लाइन के समांतर जाएगी, परावर्तन के पश्चात F से होकर जाएगी, ये चली गई। दूसरी किरण ये जाएगी परावर्तन के पश्चात, ये C से होकर जाएगी। तो जो किरण हम जानते हैं, जो किरण C से होकर जाती है वो इस तरह से चली जाएगी, ये, ठीक है। तो ये हो गया, ये गई और ये वापस आई। तो अब ये दोनों किरणें कहीं मिलती हुई इसमें दिख तो रही नहीं है, तो ये इसका प्रतिबिंब हम मान लेते हैं कि कहाँ बना होगा, अनंत पे बना होगा, बहुत दूर बना होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 6वीं स्थिति पर। ये चित्र बना लेंगे सभी लोग और 6वें नंबर पे चलते हैं और चित्र बनाने के बाद लिखेंगे उसमें। अब की बार वस्तु को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, F पर थी, अब F और P के भी बीच में ले जाएंगे। लिखेंगे 6 नंबर में जब वस्तु F व P के बीच में हो, जब वस्तु F व P के बीच में हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। F और P के बीच में इस जगह पे रखेंगे वस्तु। तो पहली किरण क्या होगी, ये जाएगी और परावर्तन के पश्चात F से होकर जाती है, ये चली गई। और दूसरी भैया C से होकर जाएगी, ठीक है, ये इस तरह से। जब C से होकर जाएगी तो ये भी इस तरह से जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा पीछे जो मुख्य अक्ष की लाइन है इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो परावर्तन के बाद वाली किरण है इसको इस तरह से मान लेते हैं और जो दूसरी किरण है उसको इस तरह से मान लेते हैं। यानी ये डॉटेड दिखाएंगे इसलिए कि यहाँ आभासी रूप से मान लेते हैं कि वस्तु की किरणें जो हैं वो दर्पण में इस जगह पर मिलती हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आभासी रूप से मिलेंगी तो दर्पण पर प्रतिबिंब हमेशा ऊपर ही बन जाएगा। जब ऊपर बन जाएगा तो इसे प्रतिबिंब सीधा हो गया। ऊपर बनेगा तो सीधा और नीचे बनेगा तो उल्टा। ये बात कब समझ में आ रही है आपको, कहाँ पर देखना, अभी तक हमने 5 स्थितियां पढ़ी तो पांचों में प्रतिबिंब जो बन रहा था मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा था। हर बार प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, नीचे। तो जब नीचे बनेगा तो प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा, ठीक है। अब जब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो सीधा बनेगा। और जो 6वीं स्थिति है आपकी F और P के बीच में, यहाँ पर देखो वस्तु ये रखी है और इधर प्रतिबिंब कहाँ बन गया, वस्तु के यानी मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन गया। तो ये प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा, ठीक है। और ये वास्तविक ना होकर के कैसा बनेगा, आभासी। और जो वास्तविक होते हैं वो भी दर्पण के यानी मुख्य अक्ष के नीचे बनते हैं। तो ये आपकी 6वीं स्थिति हो जाती है और ये फिगर बना लेंगे आप, ठीक है। एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले वस्तु कहाँ रखी जाएगी, अनंत पे। जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो उस वस्तु का कहाँ पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर। और जब वस्तु अनंत और C के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच में बनेगा। और जब वस्तु C पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, C पर ही बनेगा। और जब वस्तु C और F के बीच में आ जाती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और C के बीच में बनता है। एक एक स्टेप पीछे जाता है, जैसे जैसे उधर से दर्पण के पास आएंगे प्रतिबिंब उधर तरफ खिसकता जाएगा स्टेप वाइज, ठीक है। C और F के बीच आए तो प्रतिबिंब कहाँ हुआ, अनंत और C के बीच में। जब F पर पहुंच गया तो प्रतिबिंब कहाँ पहुंच गया, अनंत पे। और जब F के आगे चले गए यानी F और P के बीच में चले गए तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, दर्पण के पीछे बन जाता है। और ये प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। सीधी बात, जब अनंत पे होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा और अनंत और C के बीच होगा तो छोटा ही बनेगा लेकिन बिंदु से थोड़ा बड़ा बन जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे C पर आएंगे तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। और जब C और F के बीच में चले जाते हैं तो वस्तु से बड़ा बनता है। और जब F पर चले जाते हैं तो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। और इसी तरह जब F और P के बीच आते हैं तब हम लिखते हैं कि आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना। कुल 6 स्थितियां थी। इसके बाद हम
आगे बढ़ते हैं। आगे है आपकी हेडिंग लिखेंगे आप अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक है। इसके यूज लिखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। आखिरकार हम इस दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जाएगा। 3-4 पॉइंट लिखने होंगे कि अवतल दर्पण के क्या उपयोग है, लिखिए समझाइए, वहां पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो लिखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। नंबर एक में लिखेंगे उपयोग नंबर एक लिखेंगे टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइटों में, टॉर्च सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइटों में। नंबर 2 शेविंग व मेकअप के दर्पण में। नंबर 3 सौर भट्टियां और कुकर में। नंबर 4 दंत चिकित्सक के द्वारा। नंबर 5 सैटेलाइट डिश में, अब समझो, देखो नंबर 1 क्या लिखा है, टॉर्च और गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है। जो टॉर्च होती है, टॉर्च का जो आखिरी में शीशा लगा होता है वो अवतल होता है, ठीक है। अवतल साइज में होता है, इसीलिए क्या होता है, वो चीजों को फैला करके दिखाता है, ठीक है। अब जो दूसरा लिखा है शेविंग और मेकअप के दर्पण में, ये भी इसीलिए है क्योंकि ये दर्पण में जब हम देखें तो चीजों को बड़ा देख सकें। इसके बाद तीसरा क्या है, सौर भट्टियों और कुकर में। कुकर का जो ढक्कन होता है वो देखा होगा कैसा होता है, अवतल के आकार का होता है। इसी तरह से ढक्कन हमेशा इस तरह का ही बना होता है, यहाँ पर पकड़ने वाला लगा होता है, तो ये क्या है, अवतल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर को एक जगह केंद्रित करने के लिए ऐसा किया जाता है। तापमान एक जगह जब केंद्रित हो जाता है, तो अगर हम कुकर में कुछ भी पकाते हैं, आलू दाल वगैरह, तो इसमें क्या होता है कि जल्दी से वो भाप के द्वारा, जो उसमें भाप निकलती है उसके द्वारा पक जाता है, ठीक है, बॉइल हो जाता है स्टीम के द्वारा। इसके बाद नंबर 3 हो गया। नंबर 4 में क्या लिखा है, दंत चिकित्सक के द्वारा, यानी जो आपके डेंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, जब कभी आप दांत दिखाने जाएंगे तो वो क्या करते हैं, यहाँ अपने माथे पर एक दर्पण बांधे रहते हैं, ठीक है। जब ऐसे करके जब वो मुंह में देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब, मशीन जो होता है उसमें उसका प्रतिबिंब बनता है, तो वो उसमें उसको देखते हैं कि दांत में, मसूड़े में कीड़ा लगा है या नहीं लगा है, साफ है या नहीं है, या कौन सी बीमारी है, इस चीज का वो पता लगाते हैं। यानी डॉक्टर्स के द्वारा इस दर्पण का उपयोग किया जाता है मेडिकल फील्ड में। और 5वां नंबर है सैटेलाइट डिश में। अब सैटेलाइट जो डिश एंटीना होता है आपका, डिश एंटीना में भी इसका प्रयोग होता है। डिश एंटीना देखा होगा कैसा बना होता है, ऐसा ही बना होता है, और इस तरह से यहाँ पर एक वो लगा जाते हैं, सिग्नल कैच करने के लिए लगा दिया जाता है, ठीक है। तो वो भी उसका आकार कैसा होता है, अवतल के आकार का ही होता है। तो ये भी एक अवतल दर्पण का उपयोग हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। दर्पण का उपयोग ये मत समझिए कि उसमें हर बार शीशा ही लगा होगा तभी उसका उपयोग होगा, ठीक है। अवतल के आकार का ही उपयोग करके चीजों को अधिक सुगम और बनाया जाता है, ताकि हमें चीजें आसानी से प्राप्त हो सके। अब जो सैटेलाइट डिश होती है, अब इसमें देखो जो पूरे सिग्नल होते हैं, आयन मंडल से जो सिग्नल कैच किए जाते हैं, वो सारे सिग्नल इकट्ठे हो जाते हैं और चैनल, ज्यादा से ज्यादा चैनल हमारी डिश में पकड़ते हैं। तो ये हो जाता है अवतल दर्पण के उपयोग। 5 उपयोग लिखवा दिए, समझ गए आप लोग, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, ठीक है भैया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।